अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सीमल एहसान। हार्ट टॉक की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान में एंजियोप्लास्टी के पायनियर। इसके साथ साथ आप वो पहले शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में एंजियोप्लास्टी का कोर्स करवाया। ये कोर्स लाइव केसेस पर मुश्तमिल था और ना सिर्फ ये पाकिस्तान में करवाया गया, ये लोकल और इंटरनेशनल लेवल्स दोनों पे टेलीकास्ट किया गया। आप साक कार्डियक सोसाइटी के पास प्रेसिडेंट भी हैं। आप हैं डॉक्टर मंसूर अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक, आप कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र सर, अल्लाह का शुक्र। सर यकीनन अभी हम बात कर रहे थे कि एंजियोप्लास्टी क्या पायनियर हैं पाकिस्तान में। तो सर अगर हम आजकल बात करें तो दिल की बीमारियां भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं और एंजियोप्लास्टी का रुझान भी जो है वो उसकी तरफ भी आते जा रहे हैं पेशेंट्स। तो सर हमारे व्यूअर्स आज ये जानना चाहेंगे कि एंजियोप्लास्टी आखिर होती क्या है? आपने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि हार्ट डिजीज़ बढ़ती जा रही हैं। तो सिर्फ एक बात कहूँगा कि हार्ट डिजीज़ के मामले में पाकिस्तान आबादी के हिसाब से दुनिया में पहले नंबर पर है। तो हमारे यहाँ इस हद तक हार्ट का मर्ज है। अब एंजियोप्लास्टी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसमें थोड़ी सी बात ये समझ लें कि आपके दिल की जो शरीयानें हैं जिसकी वजह से खून धड़कता है, काम करता है, इन्हें खून का दौरान रहता है, तो उसमें जब ब्लॉकेज आती है, नैरोइंग होती है, तो हार्ट पर असर आना शुरू होता है, आपको तकलीफ़ शुरू होती है, एंजाइना होता है, ख़ास तौर से चलने में, एफर्ट करने में। और अगर ये थोड़ा सा बढ़े या इसका क्लॉट आके वो टोटल बंद हो जाए नैरोइंग के बजाय, तो हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये एक ऐसा मर्ज है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात का बायस होता है, खुसूसन पाकिस्तान में और हमारे मुल्क में, क्योंकि यंग एज में होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इसमें अपनी एहतियाती तदाबीर रखें और इसके इलाज मुआलजे में जितना ज़्यादा एफिशिएंसी आ सके वो करें। एंजियोप्लास्टी दरअसल एक प्रोसीजर है जो 1977 में शुरू किया था एज एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, और आज ये वेल एस्टेब्लिश्ड है। इसमें ये कि हम आपके खून की नालियाँ या शरीयानें जो हैं उसमें जो ब्लॉकेज है उसको हम बग़ैर हार्ट ओपन किए उसको खोलते हैं। और आमतौर पर ये समझ लें कि प्लम्बिंग का काम है, यानी जो आपकी नाली या ट्यूब जा रही है उसमें कोई ब्लॉकेज है उसे हम खोलते हैं। एक बलून से हम खोलते हैं, बहुत बारीक से होते हैं, और उसको खोलने के बाद आमतौर पे ज़्यादातर केसेस में हम एक स्प्रिंग कह सकते हैं, उसे आम फहम लैंग्वेज में हम उसे स्टेंट कहते हैं, तो वो हम उसे डिप्लॉय कर देते हैं ताकि वो दोबारा कोलैप्स ना हो। तो ये एंजियोप्लास्टी होती है और इसको हम हाथ में एक खून की नाली के ज़रिए हार्ट तक पहुंचते हैं या टांग से करते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड हो गया है और तकरीबन हर शहर में आजकल पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी नालियों में कोई रुकावट आ जाती है, उसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन इलाज जो मौजूद है वो एंजियोप्लास्टी का इलाज मौजूद है। सर एंजियोप्लास्टी क्या हर दिल के मरीज़ को करानी पड़ती है या करवानी चाहिए, या इसकी कोई स्टेज है कि उसमें एंजियोप्लास्टी इसकी पेशेंट की होगी? कि इस मामले में तहकीकात बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और अब हम ये तयन कर सकते हैं कि किस मरीज़ की कब एंजियोग्राफी करनी है, और एंजियोग्राफी में अगर ब्लॉकेज है तो उसमें से किसको हमने एंजियोप्लास्टी करनी है, किसको हमने ओपन हार्ट सर्जरी या बाईपास पे भेजना है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ दवाओं पे रखना होता है। तो ये मैं बताता चलूँ कि दवाओं की अहमियत बहुत ज़्यादा है। आपको हम एंजियोप्लास्टी या बाईपास करते हैं तो ये सिर्फ आपकी जो ब्लॉकेज है उसको हम खोलते हैं। जो एक्चुअल मर्ज़ है जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज आ रही है, तो आपका जिस्म वही रहता है, सारे फैक्टर वही रहते हैं, तो ये मर्ज़ टाइम के साथ बढ़ता रहता है और ये बढ़ता रहेगा। इसलिए दवाएं जो हैं, साथ साथ ये बता दूं कि बहुत अहम हैं, और दवाएं आपको सारी ज़िंदगी लेनी होती हैं। नंबर 1, एंजियोप्लास्टी के बाद उस स्टेंट को पेटेंट रखने के लिए, यानी उस स्टेंट को चलता रहने के लिए, और उसके अलावा एक आध दवा ऐसी होती है जो मर्ज़ की रोकथाम में भी काम आती है। और इसके अलावा भी हमें मुख्तलिफ काम करने पड़ते हैं, मतलब हमारी ग़िज़ा और हमारी एक्सरसाइज का बहुत बड़ा दखल है, वो साथ में इसमें ऐड करना होता है, और ये सारी ज़िंदगी ये रखना होता है। बिल्कुल ठीक।
सर एंजियोप्लास्टी का अमल जो है, क्या ये सेफ अमल कंसिडर किया जाता है? क्योंकि यूजुअली जो पेशेंट्स हैं वो घबरा जाते हैं जब उनको कहा जाता है कि एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी करवाई जाएगी, तो इसके मामले में हमारे व्यूअर्स को आप क्या बताएंगे? कि देखिए, इसमें सेफ्टी को आप कंपेयर करना पड़ता है कि क्या चीज़ किससे रिलेटेड है। इंसानी सेहत, इंसान की गारंटी किसी सूरत में भी नहीं है। ये कैलकुलेट करें कि हार्ट अटैक का मैं आपको बताऊं, अगर हार्ट अटैक आपको होता है तो आज भी 21वीं सदी में भी तकरीबन 25 से 30% हज़रात अस्पताल पहुंचने से पहले ही जान बहक हो जाते हैं। इससे अगर आप कंपेयर करें एंजियोप्लास्टी का, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। काफ़ी सेफ़ है, बहुत हद तक सेफ़ है, ख़ास तौर से अगर आपका एंजियोप्लास्टर जो है उसको अपना काम आता हो तो काफ़ी सेफ़ है, लेकिन गारंटी किसी की नहीं होती है। ओकेजनली कुछ चंद 100 में से किसी एक को प्रॉब्लम होता है और कुछ हज़ार में से एक आध के जान भी जा सकती है, लेकिन ये बहुत हद तक सेफ़ है। मसलन ये कह दूं कि आपकी कराची के ड्राइविंग जो आप करते हैं रोडों पे, इतना ही सेफ़ है जितना आप ड्राइविंग में अपने आप को सेफ़ समझते हैं। गारंटी नहीं होती। वेरी ट्रू सर, गारंटी तो वाकई किसी चीज़ की नहीं है कि रिजल्ट क्या होगा, लेकिन घबराने की बात नहीं होती। एक आप बिल्कुल अपने प्रोफेशनल एंजियोप्लास्टी जो कर रहे हैं डॉक्टर, उनके पास जाए ताकि आपका इलाज, आपकी तशखीस बेहतरीन तरीके से हो सक रही हो। लेकिन कंपेयर करें मर्स के रिस्क से और एंजियोप्लास्टी के रिस्क से, तो ये तकरीबन ना होने के बराबर है। बराबर है। सर, अगर एक पेशेंट एंजियोप्लास्टी करवा लेता है, स्टेंट डलवा लेता है, तो क्या उसको हार्ट अटैक का या दोबारा से सिम्टम्स आने का खदशा ख़त्म हो जाता है या उसको लाहक रहता है? ये देखिए, पहली चीज़ तो मैंने पहले भी कहा कि मर्स तो बढ़ना ही है टाइम के साथ, आप जो चाहें कर लें। कुछ दवा एक होती है जिससे मर्स को स्लो डाउन कर सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज, प्रिवेंटिव मेजर, हेल्दी ग़िज़ा अगर आप लें तो उससे इसकी स्लो डाउन हो जाती है, रुकती है, लेकिन मर्ज अपने टाइम से बढ़ेगा, स्लो हो जाता है, फास्ट हो जाता है। इसमें स्टेंट लगाने के बाद कुछ लोग होते हैं जिनके स्टेंट में प्रॉब्लम आ सकता है। मसलन कभी कभी जो दवा हम स्टेंट के खून पतला करने वाली देते हैं वो काम नहीं करती कुछ लोगों पे। कुछ लोगों की बॉडी रिएक्ट करती है स्टेंट के अगेंस्ट, तो स्टेंट बंद हो सकते हैं। और कुछ लोगों को दवा जो मिस करते हैं, ख़ास तौर से जो शुरू के चंद महीनों में दवा अगर मिस करते हैं तो स्टेंट ख़ास तौर से पहले दिनों में तो गारंटी से बंद होता है। तो दवा की अहमियत अपनी जगह है और स्टेंट के साथ आपकी बेहतरी ज़रूर आती है और 6 महीने में, साल में ये हील हो जाता है। उसके बाद नया मर्ज किसी को भी आ सकता है। कुछ लोगों में मर्ज बहुत तेज़ी से बढ़ता है, कुछ लोगों में स्लो होता है, और जो एहतियात करते हैं, दवा लेते हैं, उनमें काफ़ी हद तक स्लो हो जाता है। बिल्कुल, इसका मतलब एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्टेंट डल भी गया है तो फिर भी एहतियात बहुत ज़रूरी है कि कोई आपको दिल की बीमारी दोबारा ना हो जाए, क्योंकि ये मर्ज बढ़ना तो है ही, लेकिन हम उसके कॉम्प्लिकेशन या उसके बुरे असरात से एटलीस्ट बचे रह सकते हैं अगर हम अपने आप को बेहतर तरीके से मैनेज कर लें। राइट। सर, फॉलोअप कितना ज़रूरी है? एक एंजियोप्लास्टी जिसकी पेशेंट में हो गई, उसमें फॉलोअप की क्या इंपॉर्टेंस है? एंजियोप्लास्टी के बाद नॉर्मली मैं 1 हफ्ते बाद ज़रूर देखता हूँ ताकि उनको लॉन्ग टर्म की एडवाइस कर दूँ। उसके बाद 2-3 महीने, हर महीने, उसके बाद ये 3 से 4 महीने में एक दफ़ा फॉलो करना लाइफ लॉन्ग मेरा ख्याल है बेहतर है, क्योंकि मर्ज़ ने टाइम के साथ आना ही है। हम इस दौरान 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल के बाद कुछ टेस्ट वक्फे से करते रहते हैं, जिससे चेक करते रहते हैं कि कोई मसला तो नहीं आ रहा। तो मेरा ख्याल है फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो लाजमी तौर पे अपना फॉलोअप भी करवाएं, दोबारा ज़रूर करें अपने मौलिद से। ये बेहतरीन आपका इलाज है, हम इसको इसी तरह से कहेंगे। सो कोई और अहम मशवरा हमारे व्यूअर्स के लिए कि वो अपने आप को दिल की बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं? तो ये प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि दिल के मर्ज़ का इलाज हर एक के बस की चीज़ नहीं है, बहुत सारी कौमों के बस की चीज़ में नहीं है, क्योंकि इतनी कॉस्टली होती है। तो आपने तंबाकू नोशी हर फॉर्म में, नंबर 1। नंबर 2, फ़िज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, जो कि हमारे मुल्क में नापैद है, यहाँ तक कि हमारे स्कूलों में भी खेल के मैदान नहीं होते हैं। नंबर 3, आपकी ग़िज़ा में एनिमल फैट, यानी दूध की बनी हुई चीज़ें, दूध आप इस्तेमाल करें, स्किम मिल्क लें या लो फैट मिल्क आजकल आते हैं वो इस्तेमाल करें। नॉर्मल घी, मक्खन, चर्बी, चिकनाई से परहेज़ रखें। ज़्यादा क्या खाना है, सलाद और फ्रूट, दालों पर ज़्यादा तवज्जो दें। तो ग़िज़ा, एक्सरसाइज,
इस पर एहतियात रखें, और ये एहतियात शुरू से करनी होती है। यानी ये आपको बता दूं कि देखा ये गया है कि 18 साल की उम्र से ये मर्ज बहुत सारे लोगों में शुरू हो चुका होता है, जिसका जो सामने आता है 40, 50, 60 साल की उम्र में। तो ये चीज़ें आपने अपने मुआशरे में इनकलकेट करनी है, यानी हमें आपस में एक दूसरे के साथ यही करना है। पैदल चलना ज़्यादा रखें। और दूसरा, मोटापे का मैं यहाँ अगर टाइम है तो मैं जिक्र कर दूं। हमारे मुल्क में हमें नज़र आता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग ज़्यादा मोटे हैं, हमारे यहाँ बेशक उनसे कम वज़न है, लेकिन हमारे यहाँ जो एक ख़ास मोटापा है, ट्रंकल ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं, यानी सिंपल अल्फाज में तोंद निकला होना। तोंद निकला होना ओवरऑल मोटापे से ज़्यादा ख़तरनाक है। इसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट का मर्ज बहुत कॉमन है, और इसकी वजह जो है सिर्फ एक्सरसाइज का ना होना, जिस्मानी वर्जिश का ना होना, और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इस्तेमाल करना। और आपने गौर किया होगा कि हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चों के भी पेट निकले होते हैं। तो हमें ये बचपन से ही अपने बच्चों में, अपने माशरे में ये चीज़ पैदा करनी चाहिए। बिल्कुल। इसका मतलब अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपने मोटापे को, जो अभी हमने बात की तोंद ना निकली हो, ये कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बहुत सारी रिस्क फैक्टर्स, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ज़ियाबतीस से भी महफूज रह सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपनी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी लेकर आते हैं, तब भी आप दिल की बीमारियों में मुब्तला होने से बच जाएंगे। स्मोकिंग को बल्कि बिल्कुल ना करें, उसको बल्कि उसकी रोकथाम के लिए काम करने की कोशिश करने की ज़रूरत हमें रोज़ बरोज़ करनी चाहिए। और अगर आपको दिल की बीमारी में आप मुब्तला हो भी गए हैं, तब भी घबराने की बात नहीं, क्योंकि अद्वियात भी मौजूद है और एंजियोप्लास्टी भी मौजूद है, जो कि आपकी नालियों को उसकी ब्लड फ्लो या उसके खून की रवानी को बरकरार रख सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके बेहतरीन मशवरों के लिए। हम उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर वो दिल की बीमारियों में मुब्तला हैं, तो यकीनन वो एंजियोप्लास्टी से घबराएंगे नहीं, बल्कि अपने इलाज समझ के उसकी तरफ ज़रूर आएंगे, और अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ और अद्वियात का इस्तेमाल भी टाइमली करेंगे, ताकि वो किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर। फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।